HRG के बाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए HSSC में जितनी भी हिंदी आती है यानी कि कंप्लीट हिंदी HRG के बाई बीके चैनल पर करवा रही हूँ। और जिसको जो हिंदी डिटेल में करना चाहता है या जिसको हिंदी और भी डीपली जा करके करनी है, क्योंकि HSSC के अलावा भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, अदर स्टेट में भी एग्ज़ाम होते हैं, वो सारी कंप्लीट हिंदी डिटेल में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रही हूँ, जिसका नाम है हिंदी शिक्षा जगत। ठीक है। और जो HSSC में हिंदी आने वाली है वो HRG के बाई बीके यूट्यूब चैनल पर मैं आपको करवा रही हूँ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजू सांगवान A1 क्लासेस की ओर से परीक्षा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी हिंदी टीचर आपको हिंदी करवाऊंगी। तो बेटा आज से हम हमारा जो विषय है हिंदी उसको शुरू करने जा रहे हैं। और हिंदी में जो हमारा परीक्षा में आता है वो क्या आता है बेटा, उसमें हमारी हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ण। ठीक है। क्या टॉपिक होगा आज का हमारा? वर्ण। बेटा जब भी मैं हिंदी करवाती हूँ तो सबसे पहले जो टॉपिक करवाती हूँ वो यही करवाती हूँ। इसका एक कारण भी है कि मैं यही टॉपिक क्यों करवाती हूँ। तो बेटा जब तक आप हिंदी में वर्णमाला को नहीं जान पाते हो तब तक आपको हिंदी भाषा की व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता है। बेटा देखो, जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, परंतु आप उसको न पढ़ के बैठते हो, इसलिए बिना पढ़े बैठने की वजह से आप उनको नहीं कर पाते हो, जिस कारण से आपका जो एग्जाम होता है वो आप क्रैक नहीं कर पाते हो। तो आप मेरे साथ हिंदी पढ़िए। और आज से हम जो हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्ण। तो बेटा वर्ण को सुन करके आपको क्या लगता है वर्ण क्या हो सकता है? देखो, जो वर्ण है हमारा उसमें क्या आता है, इससे पहले जो आती है वो आती है बेटा ध्वनि। ठीक है। जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, जो मानव मुख होता है उससे जो मौखिक रूप से बोला जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ध्वनि। अर्थात जो बोला हुआ या मौखिक जो रूप होता है मनुष्य के मुख के माध्यम से, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा ध्वनि कहलाता है। तो बेटा जब हम मानव मुख से किसी चीज को उच्चरित करते हैं या बोलते हैं तो वो तो ध्वनि होती है, परंतु जब तक उसको हम लिखित रूप नहीं देते हैं तब तक हम उसका प्रयोग कहीं और नहीं कर सकते। तो जब मानव मुख से उच्चरित ध्वनि को क्या दिया गया? लिखित रूप दिया गया, तो वो क्या कहलाया? वो वर्ण कहलाया बेटा। इसीलिए क्या कहते हैं, जो प्रथम लिखित स्वरूप होता है, प्रथम लिखित स्वरूप किसका? मौखिक ध्वनियों का। ठीक है। जो प्रथम लिखित स्वरूप होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है हमारा वर्ण। तो वर्ण को ही प्रथम लिखित स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने क्या जाना, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या कहलाता है। ठीक है। परंतु जो बेसिक बात होती है वो क्या होती है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। आपको परिभाषा को रटना नहीं है, आपको इसे समझना है। तो आप प्रयास करें, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आए। तो बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर, जो वर्ण है वो क्या है? वो वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। जैसे अब ए है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। आ है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार पूरी वर्णमाला है, उसको टुकड़ों में या खंडों में विभाजित हम नहीं करते हैं, क्योंकि वही रूप क्या है? सबसे छोटा रूप है। और कैसा रूप है? लिखित रूप है। तो ये क्या है? हमारा वर्ण कहलाता है। और यहां से हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, वो जो मैंने अब तक आपको बताया, इसी में 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सबसे पहला, जो मौखिक रूप होता मानव मुख से जो मौखिक उच्चरित भाषा होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी ध्वनि कहलाती है। दूसरा क्या है?
प्रथम लिखित स्वरूप, भाषा का प्रथम लिखित स्वरूप क्या होता है, तो वो आपका वर्ण होता है, सेकंड क्वेश्चन। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है बेटा वो क्या बनता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए। मैं आपको साथ साथ इसलिए नोट करवाती जा रही हूं क्योंकि आपको मैं वर्ण तो पढ़ा देती हूं, परंतु आप ये नहीं समझ पाते हो कि वर्ण का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो फोर्थ जो क्वेश्चन आता है उसमें जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो बेटा 2 प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है स्वर, ठीक है, स्वर। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा व्यंजन। तो जब तक हम स्वर और व्यंजन को नहीं जानते तब तक हम क्या नहीं जान पाते हैं, पूरी वर्णमाला को हम नहीं जान पाते हैं। और वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ज्ञान भी हमें नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको वर्ण आते नहीं हैं या आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, या आप सभी ने अपनी जो पहली कक्षाएं होती हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वहां तक आप सभी ने इसको पढ़ा है, परंतु कारण क्या है, अब आप इससे क्या हो गए हो, दूर हो गए, क्योंकि अब आपकी जो कक्षाओं में, जो बड़ी कक्षाओं में होता है, ये नहीं आता है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं आपको सिखा नहीं रही हूं, जो धूल आपके दिमाग में जम गई है उसको साफ करने का प्रयास मैं कर रही हूं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या है, स्वर। अब स्वर क्या होते हैं बेटा, स्वर देखो, जो भी वर्णमाला होती है उसमें कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र और बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं, वे वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं। समझ में आया। अब क्या कहते हैं, देखो पहला तो आपसे जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो क्या होता है, क्वेश्चन यही होता है कि जो वर्णमाला में स्वतंत्र और बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। फिर इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है बेटा, जो क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। संख्या को लेकर के भी 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है जब आपसे स्वरों की संख्या सीधे सीधे पूछी जाती है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में आपको 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलता है और 14 मिलता है, तो आपको एक ही ऑप्शन पे जाना है जिसका क्या होगा, 11 है। और वो कौन से होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब कई बच्चों के माइंड में ये बात आई होगी कि मैडम हमें अब ए या आ क्यों सिखा रही है। बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कोई भी एक दे और साथ में आपको व्यंजन दे, और वहां पे ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्वर कौन सा है। तो स्वर आप तभी बता सकते हो जब आपने उसको पढ़ा है। तो आपको अब पता है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन से होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारी स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। जो स्वर होते हैं बेटा, इसको भी कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जाए। वैसे तो अनेक प्रकार से बांटा जाता है, कभी मुख के खुलने के आधार पे, कभी जीभ के अग्रभाग के आधार पे, या फिर ओठों की स्थिति के आधार पे, परंतु हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हमें जो बेसिक हमारा है वही करना है। तो यहाँ पर जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। और स्वर के प्रकार कितने होते हैं, स्वर के प्रकार बेटा 3 होते हैं। और किसके आधार पे होते हैं, ये मात्रा के आधार पे होते हैं या उच्चारण के आधार पे होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं। हमें यही देखना है कौन से। सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, प्लुत स्वर,
ठीक है। तो ये हमारे कितने होते हैं, 3 हमारे स्वर होते हैं। अब इन्हीं को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे हर्ष स्वर है, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या मूल स्वर। ये सभी किसके नाम हैं, किसके नाम है बेटा, ये हमारे सभी हर्ष स्वर के नाम हैं। दूसरा जो आता है दीर्घ स्वर, उसको क्या कहते हैं, गुरु स्वर, गुरु स्वर। अब कई बार आपसे और कोई क्वेश्चन न पूछा जाए, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लघु स्वर कौन से होते हैं, या मूल स्वर कौन से होते हैं, या सबसे छोटा स्वर कौन सा होता है। तो यदि आपको ये पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि आपको बेसिक से हम शुरू करें, ताकि आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। नेक्स्ट आता है गुरु स्वर। इसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे, बड़ा स्वर, और साथ में ये मूल है, तो ये क्या है, ये हमारा है संयुक्त स्वर। कैसा स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। और जो प्लुत स्वर है उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो ये तो हमने क्या जाना है अभी तक, हमने सिर्फ स्वर के प्रकार जाने और उनका नाम जाना है। अब जानते हैं हर्ष स्वर या लघु स्वर कौन सा होता है। अब देखते हैं बेटा क्या होता है। देखो जो सीधा सा पूछा जाता है वो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या मूल स्वर कहलाता है। संख्या में कितने होते हैं ये संख्या में होते हैं बेटा हमारे 4। कौन से, हर्ष स्वर जो है वो संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन से होते हैं, ये मैं आपको यही बता रही हूं, पजल नहीं होना। कौन से होते हैं, देखोगे, ए, ई, उ, री, ये कैसे स्वर हैं, ये हमारे हर्ष स्वर हैं। और कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया जाता कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, या मूल स्वर इन्हें क्यों कहा जाता। तो मूल स्वर क्यों हैं, क्योंकि इन्हीं से जो आगे स्वर हैं हमारे वो बनते हैं। समझ रहे हो ना, इन्हीं के मेल से आगे वाले जो स्वर होते हैं वो हमारे बनते हैं। वो हम आगे देखेंगे, परंतु यहाँ हम क्या जान रहे हैं कि हर्ष स्वर कितने होते हैं और कौन से होते हैं। 4 होते हैं। और ए, ई, उ, री होता है। री को बेटा कई बार स्वर में नहीं गिना जाता। जब आपके ये पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर आपके 10 होते हैं, परंतु जब आपके उच्चारण के आधार पे पूछे जाएं तो स्वर 11 ही लिखोगे, ठीक है ना। आपको 11 स्वर ही लिखने हैं। फिर आता है हमारा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़ा स्वर। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, एक मात्रा का समय लगे, या तो यहाँ पर आप कह सकते हो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं बेटा, वे कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। अब दीर्घ स्वर की यदि बात पूछी जाए तो आप बताओगे दीर्घ स्वर जो होते हैं संख्या में 7 होते हैं, क्योंकि 4 तो हमारे यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, परंतु जो हमारा बच जाता है, कौन से बचे हुए हैं, ये हमारे बचे हुए स्वर हैं जो किसमें काउंट नहीं हुए हैं, हर्ष स्वर या लघु स्वर में हमारे नहीं गिने गए हैं। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं बेटा आपके दीर्घ स्वर में। और कितने होते हैं, संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनको आप संयुक्त स्वर भी कहते हो, क्योंकि ये किससे, इन स्वरों में कुछ ना कुछ मिलाने से बनते हैं, ठीक है। तो इनको आप संयुक्त स्वर भी कहते हो। गुरु स्वर क्यों है, क्योंकि जो मूल स्वर हैं या हर्ष स्वर है उनकी एक मात्रा होती है और इनकी क्या होती है, डबल, यानी कि 2 मात्रा होती है। तो यहाँ पर क्या है, गुरु स्वर है, ठीक है। तो संख्या में 7 हैं और कौन से हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता तो वो कैसे पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से गुरु स्वर या जो बड़ा स्वर है वो कौन सा है। डायरेक्ट आपसे दीर्घ स्वर न पूछ के गुरु स्वर या संयुक्त स्वर या बड़ा स्वर पूछ लेते हैं, और ये आते ही आपके दिमाग में जाता है, क्या जाता है, आपने पढ़ा हुआ है कि दीर्घ स्वर हैं, परंतु बेटा इसी के इतने सारे नाम हैं, इनको लेकर के भी एग्जामिनर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा
प्लूत स्वर। अब जो प्लूत स्वर है, परिभाषा तो जो होती है उसकी बड़ी साधारण सी है, क्योंकि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा है ना, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा। तो प्लूत स्वर जो है, या तो आप कह सकते हो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, या फिर जिन स्वरों का उच्चारण लंबी ध्वनि के साथ किया जाता। कभी मेडिटेशन की है? जब आप मेडिटेशन करते हो और जब ओम का उच्चारण करते हो, तो जो ओम का उच्चारण किया जाता है वो आपका किसके माध्यम से किया जाता है? वो आपका प्लूत स्वर के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी क्या है, साधारण सी कोई प्रक्रिया कर रहे होते हैं। परंतु बेटा यही आपका क्या होता है? प्लूत स्वर होता है। और लिखा कैसे जाता है? इस प्रकार ये लिखा जाता है। आपका जो प्लूत स्वर होता है उसको लिखने का तरीका यही होता है, और कुछ एक शब्दों में ही ये आपको मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी शायद नहीं पूछा गया है, 99% प्लूत स्वर से लेके क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से अपना कंप्लीट करके चल रहे हैं। हो सकता है भविष्य में पूछ लें, है ना। तो प्लूत स्वर क्या होता है बेटा? इस तरह का जो उच्चारण आपका लंबी ध्वनि के साथ होता है, और साथ में इस तरह का जो लिखित स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? प्लूत स्वर। अब देखोगे, एक तो मैंने राम लिखा ये, ठीक है, ये क्या है? हमारा साधारण सा राम है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये राम के स्थान पर क्या लिखा जाए? इस प्रकार से, एक बार ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा अजीब लगता है ना अलग से कोई वर्ण दिखे तो यहाँ पे ऐसे राम, यदि ऐसे बोला जाता है राम, तो क्या है? ये तो आप साधारण रूप से बोल सकते हो राम, परंतु यदि इसको बोलते हो तो जो आप योग साधना के समय लंबी ध्वनि के साथ बोलते हो, वो राम का नाम आपको लेना पड़ता है, और वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका प्लूत स्वर है, जो लंबी ध्वनि के साथ बोला जाता है। और प्रयोग कहाँ होता है? या तो योग साधना में प्रयोग करते हो, या फिर मेडिटेशन में प्रयोग करते हो, अन्यथा लिखने में तो आप इसी प्रकार लिखते हो। समझ गए ना? तो ये किसके प्रकार हैं? ये सभी हमारे किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखोगे, पहले जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या कहलाएंगे? अब तो आपको बताना चाहिए, ये क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। कितनी संख्या होती है? 11 होती है ना। कौन से होते हैं? यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है? हमारे स्वर हैं, और कितने हैं? 11 हैं। फिर आता है कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर के और भी अनेक नाम हैं। कौन से हैं? लघु स्वर, छोटा स्वर, मूल स्वर। साथ में ही आपका जो दीर्घ स्वर है उसके भी और नाम हैं, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, संयुक्त स्वर। और लास्ट में जो प्लूत स्वर बचता है वो तो एक ही होता है, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो लिखित स्वरूप होता है वो क्या होता है? हमारा प्लूत स्वर होता है। और जो ह्रस्व स्वर है वो संख्या में कितने होते हैं? अभी आप ही बताओगे, कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। और कौन से? जो यहाँ पर क्या है लिखे हुए हैं उन्हीं में से ए, ई, उ, री, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और साथ में ये क्या है? दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है। ये साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, ताकि आपको आगे जाकर के परेशानी ना हो। तो ये हमने क्या किया बेटा? ये हमने किया स्वर, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले किया था कि स्वर और व्यंजन, है ना, 2 प्रकार के भेद होते हैं ना। तो अब देखते हैं क्या व्यंजन पर पहुंचने से पहले वर्णमाला में कुछ और भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, परंतु पहले अब हम क्या करेंगे? पहला हम कर चुके हैं क्या? स्वर, ठीक है। अब हम दूसरा जो इसका पार्ट है, किसका? वर्ण का पार्ट चल रहा है ना। देखो, आपको पजल नहीं होना कि क्या करने लगे। अब हम बिल्कुल क्या सीरीज से चल रहे हैं। पहले हमने वर्ण किया था, फिर हमने स्वर किया है, अब हम व्यंजन कर रहे हैं। अब व्यंजन क्या है देखते हैं। अब जो व्यंजन होते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। अब ये तो 11 थे, है ना। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 33,
ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछे कि कुल वर्ण कितने होते हैं, ये हालांकि मैं आपको अंत में बताने वाली थी, परंतु आपको पहले ही दिमाग में आ गया कि मैडम तो स्वर और व्यंजन तो गिन रही है परंतु वर्ण नहीं बता रही भाई कितने हैं। तो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं बेटा 52। ऑप्शन में आपको 52 भी मिलेंगे, 44 भी मिलेंगे, 46 भी मिलेंगे और 55 भी मिलेंगे, लेकिन हमें 52 पर ही टिक करना है क्योंकि भविष्य में जो होंगे हमारे वो 55 होंगे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। भूतकाल में रहे हैं 44 भी रहे हैं, 46 भी रहे हैं। हो सकता है आपने तब पढ़ा हो तो आपको वही ध्यान हो, परंतु आज का जो वर्तमान आंकड़ा है उसके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, वो गिनवा भी दूंगी लास्ट में। नेक्स्ट क्या आता है? व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 33। और किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं? यदि स्वर नहीं मिले हो तो कैसे लिखा जाएगा? अब कै को ऐसे लिखते हो ना, लेकिन यदि उसमें स्वर न हो तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। जब उसमें स्वर मिलता है तब उसका स्वरूप कैसा होता है? ऐसा होता है। यदि उसमें स्वर नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा और उसको क्या बोला जाएगा? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन कैसा होता है? ऐसा होता है। जो स्वरूप हम लिखते हैं वो किसके साथ लिखते हैं? स्वर के साथ लिखते हैं। तो स्वर के साथ लिखते हैं इसलिए वो पूर्ण होता है। अब देखते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले जो व्यंजन की हमने परिभाषा की, उसके बाद देखते हैं भी प्रकार कितने होते हैं। प्रकार इसके 4 होते हैं बेटा, कहीं 3 भी मिलते हैं, कहीं 4 भी मिलते हैं, पर आप 4 ही लगाओगे। कैसे लगाओगे? कौन से? सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, फिर है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और फिर है हमारा कौन सा? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, और फिर लास्ट में जो हमारा आता है कौन सा? संयुक्त व्यंजन। कई जगह संयुक्त व्यंजन को अलग भी ले लिया जाता है, परंतु मोस्टली इसको साथ में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। अब हमें जानना है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन तो ये बनता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन। दूसरा, संख्या कितनी होती है? 33 होती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। और फिर जो हमारा आता है बेटा कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। ऊपर वाले को साफ कर देते हैं क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है और अब हमें आगे करना है, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। तो जो व्यंजन है उनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। अब बेटा देखो, स्पर्श व्यंजन जो है उसका अर्थ क्या होता है? स्पर्श क्या होता है? छूना, है ना। तो स्पर्श क्या होता है? स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। और छूना किस चीज को? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो तो हमारे मुख से ही तो बोले जाते हैं। तो क्या लिखोगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख के किसी भी भाग को छूकर या स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और एक नाम और भी है इसका, क्या? सपृष्ठ व्यंजन, वो भी यही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा किसे कहते हैं, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भी भाग को छूते हुए या स्पर्श करते हुए बाहर निकले उन्हें क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और संख्या में कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो तो
तो इनकी संख्या को लेके पूछ लिया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो इसके नाम को लेके पूछ लिया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपसे क्या करके पूछा जाता है, उच्चारण स्थान को लेकर के। इनमें से आपके सारे के सारे उच्चारण स्थान मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम ये देख रहे हैं कि व्यंजन होते कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है इसको आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हो। इसको और क्या कहते हो, देखो पहला नाम था स्पर्श व्यंजन, दूसरा नाम है सैपृष्ठ व्यंजन, और तीसरा जो नाम है उसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। अब आप कहोगे कि मैडम ये वर्गीय व्यंजन कैसे हो गए, आया होगा ना दिमाग में, तो आता है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही बोर्ड पे कोई प्रश्न लिखा जाता है या उत्तर लिखा जाता है तो बच्चों के माइंड में आ जाता है, यदि आप क्लास में हो तो, क्योंकि ध्यान यदि आपका क्लास में तो क्वेश्चन आना भी चाहिए। देखो बेटा, वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित होता है। कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और लास्ट है हमारा प वर्ग। तो हो गया ना 5 वर्ग, है ना, 5 वर्ग बनते हैं ना। अब इन सभी में कितने होते हैं, 5-5 होते हैं, तो संख्या कितनी हुई, 25 हुई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और कौन से होते हैं, तो ये हमारे क वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है, ये हमारे च वर्ग के व्यंजन हैं। कौन से हैं, आप साथ साथ बोलते जाएं, और नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। बस आपको यही ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा थोड़ा सा है, और ये नहीं है कि इस कक्षा में हमने सब कुछ कर लिया है ना, क्योंकि जो हमारी हिंदी की कक्षा है उसमें जब तक आप एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ते हो तब तक आपके हिंदी के जो नंबर हैं वो पूरे नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहती कि बड़े ही मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसी वर्णमाला के टॉपिक से आपके कम से कम 25 क्वेश्चन होते हैं, और जो एग्जामिनर होता है 1 से लेके 2 क्वेश्चन उन 25 क्वेश्चन में से पूछता है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे क वर्ग में, क वर्ग क्या है, क ख ग घ, पहले इसको पढ़ा जाता था अड़, अब इसको जो नई वर्तनी आई है उसमें पढ़ा जाता है इंग। नेक्स्ट जो है च छ ज झ ये, फिर आता ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कितने हुए संख्या में, 25, और कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये आप याद रखोगे, क्योंकि जब मैं आगे करवाऊंगी तब मैं आपको यही बताऊंगी कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, या दूसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, और इसको आप नंबरिंग भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ऊपर आप इनके नंबर डाल सकते हो, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, चाहे अल्पप्राण, चाहे महाप्राण, चाहे सघोष, चाहे अघोष, तो उसमें नंबरिंग से आपको ये अच्छे से याद हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन, सैपृष्ठ व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को जाना है, जो संख्या में हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसी के साथ जो ट वर्ग की ध्वनि है हमारी, इसमें 2 ध्वनियां और जुड़ करके आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से मोस्टली जो वर्णमाला में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली यहाँ से होता है। इसके 100% आपके चांस होते हैं कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला क्या होता है, आपसे पूछा जाता है हिंदी के विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो ये दोनों क्या हैं हमारे, हिंदी के विकसित व्यंजन। हिंदी के कैसे व्यंजन हैं, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, है ना। ये क्या है हमारे हिंदी के विकसित व्यंजन। अब आप कहोगे कि मैडम ये विकसित कैसे हुए, अब तक जो हम वर्णमाला में पढ़ते आ रहे हैं वो कैसे व्यंजन हैं, वो संस्कृत भाषा से हमने हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उठा लिए हैं, जैसे तत्सम शब्द होते ना उसी प्रकार। तो बाकी के जो वर्ण हो कैसे हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। परंतु ये कैसे हैं, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड और ढ, है ना, दिख रहा है ना। तो इसी का जो विकसित रूप होकर के आया है वो आया ड़। क्या उच्चारण है, ड़, ठीक है। तो पहला तो ये हिंदी के विकसित व्यंजन होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिंदी के विकसित व्यंजन कितने होते हैं और कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं और यही होते हैं। दूसरा जो इनका नाम होता है वो होता है बेटा द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन, दो गुण वाले। दो गुण वाले कैसे? अब जो ये वर्ण होते हैं ये अलग से पूछे जाते हैं ना। अब एक तो आप चिड़िया लिखते हो, एक आप डफली लिखते हो, तो है तो दोनों में इड़ा है, परंतु चिड़िया में अड़ है, वहां पे ड है, तो द्विगुण व्यंजन, दो गुण वाले हैं। और जो तीसरा नाम इनका होता है वो क्या होता है बेटा? उत्क्षिप्त ध्वनि। कैसी ध्वनि? उत्क्षिप्त ध्वनि। और आपसे पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कितनी होती हैं या कौन सी होती हैं? और जो चौथा नाम होता है बेटा वो भी मैं आपको ओरल बता देती हूँ, ताड़नजात ध्वनि। क्योंकि ये कैसी होती है? ठेठ बोली में बोली जाती हैं। जैसे अपनी हरियाणवी में बोलते हैं, हम कई शब्द ऐसे बोलते हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है, जिसमें हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसके चार नाम हैं। हिंदी के विकसित व्यंजन भी डर हैं, ठीक है, द्विगुण दो गुण में प्रयोग होते हैं वो भी डर हैं, और उत्क्षिप्त ध्वनि। अब नाम आया है तो आपके दिमाग में प्रश्न भी आया होगा कि ये कौन से होते हैं। देखो बेटा, जो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं उनको बोलते समय क्या, जो जीभ होती है वो झटके के साथ नीचे आती है। अब इसको बोलोगे तो ऊपर वाले दांतों को छूती है ढ, तो वो लुढ़क कर नीचे आती है, इसलिए ये क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनि भी कहलाती हैं। समझ गए ना? तो देखो ये मैंने आपको कहा है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्णमाला से, जहां से आपका 100% चांस होते हैं कि क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाए। तो आपको पता होना चाहिए इसके नाम क्या क्या हैं और कौन से होते हैं। परंतु इसका हिंदी वर्णमाला में किसमें, वैसे तो ये ट वर्ग में गिने जाते हैं, परंतु अलग से स्थान है किसको लेकर के, कि ये हिंदी के विकसित व्यंजन और कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा क्या? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रकार किया था हमने? नेक्स्ट हमने जाना था अंतस्थ व्यंजन को। तो देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अंतस्थ को लेकर के दिमाग में आपके भी चल रहा होगा कि क्या है ना? तो वो मैं आपका जो समस्या है उसको अभी दूर किए देती हूँ। अंतस्थ व्यंजन, देखो बेटा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं नाम से हमें पता चल रहा है क्या, कि ये बीच के व्यंजन, बीच के व्यंजन। अंतस्थ मतलब बीच के, ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं, ना ये किस में, ना ये व्यंजन में गिने जाते हैं, इसलिए भी इनको क्या कहते हैं? बीच के व्यंजन बोले जाते हैं। परंतु अंतस्थ का अर्थ क्या होता है बेटा? अंदर या भीतर। ठीक है, एक परिभाषा के तौर पे हम जाने तो हम क्या कह सकते हैं? देखो ये तो क्या कहा है, ये जो व्याकरण हुए हैं, जब व्याकरण के ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अंतस्थ व्यंजन है वो ना स्वर है ना व्यंजन है, परंतु जो अंदर रह जाए ना। अब अंदर की बात है, अंतस्थ तो अंदर ही होता है, तो क्या लिखोगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के या तो अंदर ही रह जाए या बीच के भाग से बाहर निकले। 2 तरह से परिभाषा दे सकते हो। या तो इनका उच्चारण करते समय क्या हो जाता है, जो हवा होती है मुख के अंदर ही रह जाती है, अंतस्थ मतलब अंदर, है ना, या फिर वो बीच के भाग से सरलता से बाहर निकल जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं बेटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ये र ल व, कई जगह आपको ये व र ल ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो गलत नहीं होता है। एक उत्पत्ति के आधार पे होता है, एक प्रकृति के आधार पे होता है, तो दोनों ही सही हैं। तो देखो, अब देखोगे कि जो जो 4 अंतस्थ व्यंजन हैं उनको लेकर प्रश्न कैसे आता है। पहले तो अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बनता है वो क्या है बेटा? जो यह है और वह है, यह और वह, ये क्या है? अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अर्ध स्वर, ठीक है, मतलब ये क्या है? अर्ध स्वर हैं, कि आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं। तो आपके पेपर में प्रश्न ये होता है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, तब आपको बताना होता है कि यह और वह में से ऑप्शन में आपको कोई एक मिलता है, इन्हीं में से आपको एक को टिक करना होता है। दोनों मिलते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है ना, या फिर ए और बी दोनों। तो इस तरह से जब आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार उत्तर देना है। पहला प्रश्न ये बनता है आपका। दूसरा क्या बनता है? जो र है हमारी वो कैसी ध्वनि है? लुंठित ध्वनि। बताती हूँ कैसे। और दूसरी कैसी है?
प्रकंपित ध्वनि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लुंठित ध्वनि और प्रकंपित ध्वनि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी जो परीक्षाओं में ये रिपीट किया गया है, बार बार पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे कहा जाए कि भाई लुंठित ध्वनि कौन सी है, निम्न में से लुंठित ध्वनि बताइए या प्रकंपित ध्वनि बताइए, तो आंख बंद करके आपको किस पे लगाना है, र पे बताना है। कैसे बताओगे? लुंठित, देखो लुंठित बेटा, लुंठित का अर्थ होता है लुंठ मतलब लुढ़कना, है ना, लुढ़कना। और प्रकंपित मतलब इसको बोलते समय हमारी जो आवाज में है वो कंपन आती है। तो बोल के देखो, रे, जीभ में आपके कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए प्रकंपित है। लुंठित मतलब इसको जब बोलते तो जीभ लुढ़क कर नीचे आती है, इसलिए क्या है, लुंठित ध्वनि है। तो समझ में आया? प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न में से लुंठित या प्रकंपित ध्वनि जो है वो आपकी कौन सी है। नेक्स्ट जो आता है हमारा लय है, वो हमारी पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। देखो ये नहीं होता कि अगर ये इनके नाम ये हैं, ये तो इनके उच्चारण के आधार पर हम बता रहे हैं कि इनको क्या क्या नाम दिया गया है, अन्यथा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन ही हैं, परंतु इनके उच्चारण के आधार पर बेटा किसी को लुंठित बोल दिया जाता है, किसी को प्रकंपित। यदि कंपन उत्पन्न हुई तो कंपन के साथ बोला जा रहा है तो प्रकंपित बोल दिया, यदि जीभ झटके से लुढ़क कर नीचे आई तो क्या, लुंठित बोल दिया। अब पार्श्विक का क्या अर्थ होता है? पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए क्या हो बेटा, जो हवा है वो हमारी बगल से निकल जाए या बगल से पास हो जाए। हाँ, जब हम बोलते हैं मुख की बगल से जब बाहर निकलती है ध्वनि तो वो हमारी क्या कहलाती है, पार्श्विक ध्वनि। अब कहोगे कि मैडम पता कैसे चले, उसके लिए तो आपको भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि उच्चारण सही आता है तो ही इसका पता चल सकता है बेटा, ठीक है ना। तो यही है कि आप इसे याद कर लें, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजू सांगवान आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बेटा हमने जो पिछली कक्षा में किया था वो हमने वर्ण को किया था, आज हम उसी को आगे करते हैं, ठीक है। वर्ण में हमने स्वर किया था, व्यंजन किए थे, स्वर और व्यंजन के प्रकार जाने थे। आज हम जानते हैं, हमने उच्चारण के आधार पर भी जाना था कि जो वर्ण होता है वो प्राण तव के आधार पर या प्राण के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो क्या होता है, प्राणतव के आधार पर, प्राणतव के आधार पर, ठीक है। प्राण का अर्थ क्या होता है बेटा, श्वास, ठीक है। तो मतलब श्वास के आधार पर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि श्वास के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहले है अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, महाप्राण। अब आपको ये देखना है कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। जो अल्प है वो होता है कम या थोड़ा, प्राण है वो क्या होता है, श्वास। तो क्या कहोगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम बाहर निकले वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्योंकि सारा जो चक्कर है वो तो सांस पे ही टिका हुआ है ना, क्योंकि सांस यदि ज्यादा लगा तो महाप्राण हो गए, यदि कम लगा तो अल्प प्राण हो गए। बस आपको ये ध्यान रखना है और आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। उनको यदि आप सही उच्चारण करते तो अपने आप पता चल जाता है कहाँ श्वास कम लग रहा है, कहाँ श्वास जो है वो ज्यादा लग रहा है, जो श्वास की मात्रा है जहां पर कम बाहर निकले। अब एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं आपको वर्णमाला लिख करके बता रही हूं, क्योंकि आप इसको याद कर लीजिए वरना ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपको ये वर्गीय व्यंजन के रूप में करवा चुकी हूं, फिर भी पीछे वाली वीडियो को भी देखिए और इसको देख करके कर सकते तो इसको भी कीजिए, लेकिन करना तो ये आपको याद ही पड़ेगा बेटा। ये होते हैं हमारे, क्योंकि अभी जब हम इसको बोलेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, ये जब आप इसको लिखोगे तो क्या करो, इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, 5 नंबरिंग दी हमने। अब क्या कहता है, अल्प प्राण मतलब जहां पर श्वास की मात्रा कम बाहर निकले। तो कम किस में निकलती है, ग घ लास्ट के 3 ज झ, फिर है डेड है न। तो इनमें क्या लास्ट के तीनों में ही क्या रहता है, ये तो हमारी मात्रा निकलती ही निकलती है, परंतु ये किस में जाते हैं, स्वर तंत्री की जब बात करें। बस आप यही गड़बड़ करते हो कि जब स्वर तंत्री और प्राणतव को एकदम से मिला देते हो तो आप पजल हो जाते हो। आपको मिलाना नहीं है, क्या ध्यान रखना कि अल्प प्राण की कहीं बात चल रही है तो बोल के देख लो, जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, उनमें क्या रहेगी, हमारी श्वास की मात्रा जो है वो कम बाहर निकलती है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और साथ में क्या, साथ में हमारा य, रे, ले और वे, ठीक है, ये भी हमारे क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो अल्प प्राण होता है उसमें सांस कम लगता है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है उनमें सांस कम लगता है, इसलिए ये हमारे क्या हैं, अल्प प्राण हैं। साथ में ही हमारे जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। परंतु एग्जाम में यदि स्वर और इन तीनों में से पहला, तीसरा और 5वां में से या अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक व्यंजन दिया हो तो प्राथमिकता इनको दो, क्योंकि होते जरूर हैं लेकिन एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा दूसरा आता है महाप्राण। अब महाप्राण क्या है बेटा, प्राण तो वही है श्वास या सांस, अब महा क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, महा मतलब ज्यादा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक बाहर निकले वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं बेटा महाप्राण। तो अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है दूसरा और चौथा वर्ण, इसको आप बोल के देख सकते हो, घ, घ, छ, झ, तो ऐसे बोलते हो। तो इनमें क्या है, इसके मुकाबले जो सांस है हमारा ज्यादा लगता है, तो क्या हो जाएगा महाप्राण में, प्रत्येक वर्ग का, कौन सा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और साथ में क्या, श, से और है, ये क्या होंगे, हमारे महाप्राण होंगे। समझ गए ना। तो अल्प प्राण में और महाप्राण में क्या अंतर है, अल्प प्राण में सांस कम लगता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में सांस की मात्रा जो होती है बेटा वो ज्यादा लगती है और ज्यादा लगने के कारण क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में क्या हमारे श, श, है, ये क्या है हमारे, ये हमारे महाप्राण है। तो ये हमने किसके आधार पर जाना, प्राणतव के आधार पर या श्वास के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं स्वर तंत्री में, ये इरेज नहीं कर रही, ये साफ नहीं कर रही हूं क्योंकि बार बार फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको याद कीजिए, वर्णमाला को याद किए बिना ये आप नहीं समझ पाओगे बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर क्या, वर्ण भेद। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है आपका बेटा 2 प्रकार का। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। अघोष मतलब अ मतलब बिना, घोष मतलब गूंज के या कंपन के। तो क्या कहोगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन कम उत्पन्न होता है या उत्पन्न नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज उत्पन्न नहीं होती वे क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। अब अघोष कहलाएंगे तो कौन से, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। अब यहाँ पे पहला दूसरा कौन सा है,
पहला दूसरा वर्ण ये है, यही है ना हमारा पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है, यही तो है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। और क्या आ जाता है इसमें, श, श और स, तीनों श हमारे। और संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हमारी 13 हो जाएगी, क्योंकि दो दो यहाँ से ले लेते हैं और 3 हमारे यहाँ से आ जाते हैं। तो संख्या टोटल 13 होगी और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होगा, अघोष होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, सघोष। अब जो अघोष करने के बाद हमने क्या जाना कि जहां पर स्वर तंत्री में कंपन रहता है ना, क्योंकि सघोष मतलब साथ में, और घोष क्या होता है, घोष गूंज या कंपन, यही तो होता है, गूंज या कंपन। तो स मतलब साथ में, घोष मतलब गूंज या कंपन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज या कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है, जो जिन वर्णों का उच्चारण घोष या गूंज के साथ किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ पर जो सघोष में आएगा तो क्या पहला दूसरा आ चुका है, आ चुका है ना, कहाँ पे, अघोष में। तो इसको एक बार साफ कर देते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि भाई सघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, जो ये पीछे के रह जाते हैं सारे के सारे किस में हैं, सघोष में हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और साथ में क्या, साथ में है हमारा य, र, ल, व, और एक वहां पे भी बच गया था उस व्यंजन में से रहता है ना, है। और भी कुछ क्या रह गया, सभी स्वर, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और संख्या कितनी होती है, 31 संख्या होती है बेटा। तो ध्यान देना, जो हमारे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष बिना गूंज या बिना कंपन के बोले जाते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है और तीनों हमारे स होते हैं, उस व्यंजन के तीनों श हमारे क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। अब लास्ट में हमने किया है सघोष, उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर होते हैं, य, र, ल, व होता है और है होता है। तो बेटा ये हमने वर्णमाला को किया, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पीछे से क्या क्या किया और उसको एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, बस 1 सेकंड में कर लेते हैं। देखो जो वर्णमाला होती है उसमें हमने जाना, वैसे ही बता देती हूँ, वर्णमाला होती है उसमें हमने जाना कि वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है, वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, साथ में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है। और स्वर के प्रकार भी हमने जाने थे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्वर 11 हैं, अयोग वाहा 2 हैं, फिर हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने, 4 हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, और ये भी कितने हैं, 4 हैं। और लास्ट में आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, और ये भी कितने हैं, 4 हैं। और जब टोटल इनका करके आते हो तो हमारे टोटल कितने आते हैं, ये 52 आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, आपको संख्या चाहे कोई भी हो, मैंने भी आपको करवाया है, भविष्य में ये 55 हो सकते हैं, परंतु अभी तक इनकी संख्या हमारी 52 ही है। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़िए, यदि कहीं से समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजू सांगवान आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ।
तो बेटा कल हमने जो कक्षा में किया था वो वर्ण किया था। हमने वर्ण को जाना था, वर्ण की संख्या को जाना था, वर्ण के प्रकार को जाना था, और स्वर किसे कहते हैं वो जाना था, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं उन्हें भी हमने जाना था, और साथ में हमने व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार का होता है, और व्यंजन के 2 प्रकार हमने पढ़े थे। अब हम आगे करते हैं व्यंजन का तीसरा प्रकार। व्यंजन का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है बेटा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और कौन सा प्रकार है? तीसरा प्रकार। और किसका प्रकार है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का प्रकार है। तो बेटा सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। कुछ भी जाने भले बिना वो सिर्फ सीधा सीधा संख्या पूछ लेते हैं। हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपसे परिभाषा रेयर पूछी जाती है कि परिभाषा पूछी जाए, परंतु फिर भी मैं आपको समझाने के लिए आपको परिभाषा से भी अवगत करवा रही हूँ। लेकिन संख्या इनकी कितनी होती है? 4 होती है। तो बेटा नाम से हमें क्या पता चल रहा है? ऊष्म मतलब गरम, और संघर्ष मतलब संघर्ष करना या रगड़ खाना या फिर रगड़ खाना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या हो, हवा मुख से गर्म होकर के संघर्ष के साथ या रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, वे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी एक ही नाम है, दोनों ही क्या है? संघर्षी व्यंजन ही कहलाते हैं। और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अन्य व्यंजनों के उच्चारण की अपेक्षा क्या होता है? हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो गर्म होकर के बाहर निकलती है। तो बेटा होते कौन से वो भी जान लेते हैं। श, श, श और है। देखो इन चारों का ही उच्चारण अलग है। श, श, और है। हो सकता है आपको उच्चारण ना कर पाओ, परंतु आपको इनका क्रम जरूर ध्यान होना चाहिए बेटा। एक एग्जाम में पूछा गया था 2017 में कि जो ये हमारी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है उनका क्या बताइए? उनका क्रम निर्धारित कीजिए। और क्रम निर्धारित करते समय आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? इन तीनों स में ही आप गड़बड़ करते हो, क्योंकि हम ये याद कर लेते हैं कि 3 स और 1 है। हम ये ध्यान नहीं करते कि पहले कौन सा और बाद वाला कौन सा। तो आपको क्रम निर्धारण के साथ भी पूछ सकते। तो क्रम इनका यही होता है, पहले यह आता है, फिर ये और लास्ट में हमारा है होता है। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान में भी इनका क्रम यही रहता है। तो अंतस्थ व्यंजन के बाद जब हम उस व्यंजन को देखते हैं तो उसमें हमारा प्रश्न 2 ही बनते हैं। पहला, कितने होते हैं? ठीक है, दूसरा कौन से होते हैं, और तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि इनको क्रम से लगाइए। तो 3 प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो हमें नाम से भी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बेटा? नाम से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जोड़ की बात की जा रही है ना। संयुक्त मतलब जोड़, तो कहीं ना कहीं जोड़ की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? जो व्यंजन 2 भिन्न व्यंजन, 2 भिन्न मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे हमारे बेटा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी संख्या में कितने होते हैं? ये भी संख्या में हमारे 4 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा कौन से होते हैं? क्षय, त्रय, जय और श्रेय। अब यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बेटा कि ये जो चारों हैं इनमें से कोई भी एक आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके योग से बना है। तो हमने थोड़ी देर पहले जब समझा तो क्या जाना कि ये 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बना है। या तो आप उच्चारण से भी इसका पता लगा लेते हो। क्या? जो क्षय है, क्षय इसको बोलते हो तो शुरू में क्या आता है? कै की ध्वनि आती है, तो कै आ जाता है। तो फिर लास्ट में क्या आता है? क्षय। तो फिर हमारी शय की ध्वनि आती है, तो हमारा क्या बन जाता है? कै और शय को मिलके क्या बना? क्षय बना। फिर हमारा त्रय आता है। ये त्रय का क्या है? पहले तय की ध्वनि आई, फिर त्रय,
फिर हमारी रै की ध्वनि आई, तो क्या बना, तय और रै को मिलके बना हुआ है। साथ में ही जो हमारा जय है वो क्या है, जय। जय और ये जब इसको बोलते हो तो ये क्या होता है, जय। ठीक है, ये इगय नहीं होता बेटा, जो आप पढ़ते हो ये इगय नहीं होता है। हम जो उच्चारण करते हैं, मैं भी करूंगी कई बार आपका ज्ञान ही कहूंगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। यदि मैं जान जान बोलती रहूंगी तो आप समझोगे कि मैडम ही गलत उच्चारण कर रही है, लेकिन सही जो उच्चारण होता है इसका होता है जय। ठीक है, तो जय और य से मिलके बना है, तो ये क्या हो जाता है, ये दो वर्ण इनके मेल से हैं। फिर आता है श्रेय। अब श्रेय देखो, यहां पर हमने त्रय किया तो तय और रै की ध्वनि थी, यहां पर हमने श्रेय किया तो क्या, शय और रै की ध्वनि आई। ठीक है, इन दो दो वर्णों के मेल से ये चारों बने हुए हैं। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कंपटीशन में, तो इनमें से कोई भी एक आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है निम्न में से कौन से दो वर्णों या दो व्यंजनों के मेल से ये जो वर्ण है बना हुआ है। एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा और 3 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। और लगभग तो क्या मिलेगा, यदि क्षय का ही वो पूछ रहे हैं तो क के साथ लगभग जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें से 2 आपके शय वाले ही होंगे। किसी में ये शय होगा, किसी में ये वाला शय होगा, किसी में सड़क वाला शय होगा। तो यदि आपको पता होगा कि ये कौन से व्यंजन से मिलके बना है, तभी आप इसको शुद्ध बता सकते हो। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा, देखो मैं साथ साथ जो भी आपको करवा रही हूँ उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई है कि कंपटीशन में आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्योंकि वो बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, अब हमने स्वर किया, व्यंजन किया, परंतु बीच में जो इसके एक पार्ट और रहता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, अयोग वाह। अयोग वाह। अब यहां पर क्या लग रहा है, अब अयोग वाह का व्यंजन में या स्वर में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वर्णमाला में इसका तो क्या है, अपना एक अलग से स्थान है। अलग से स्थान कहाँ है, दोनों के बीच में ये होता है। परंतु यदि हमसे कोई पूछता है तो हम इसको व्यंजन में रख देते हैं कि भाई आप इसको कहाँ रखेंगे, तो हम व्यंजन में रखेंगे, क्योंकि जो ध्वनि आती है वो व्यंजनों के जैसी आती है। परंतु वैसे यदि इसको देखा जाए तो स्वर में रख दिया जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा होती है। परंतु बेटा ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, ये क्या है, ये अयोग वाह है। और अयोग वाह क्या होते हैं, अयोग मतलब बिना योग के, ठीक है ना, बिना योग के। और वाह मतलब वहन करने वाले, क्या हो गया, वहन करने वाले। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि ये बिना योग के वहन करने वाले होते हैं। अब जो स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार ये अयोग वाह भी क्या है, स्वतंत्र हैं, ये किसी का सहारा नहीं लेते, अर्थात ये बिना योग के स्वयं ही विचरण करते हैं वर्णमाला में। और फिर पूछा क्या जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या इनकी 2 होती है। ठीक है, और कई जगह आपको 3 मिलेगी, परंतु बेटा इनकी संख्या 2 ही होती है। और कौन सी होती है, अंग और ए है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि भाई जो ये हमारे अयोग वाह हैं, इनको यदि हमसे कोई पूछे तो हम इसको किस में, व्यंजन में क्यों रखते हैं। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो अंग और ए है, अंग किस में आता है, पंचमा अक्षर जो होता है उसमें नाक से यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए हम इसको रखते हैं। और ए है, जब इसको बोलते हो तो लास्ट में जो ध्वनि निकलती है वो किसकी निकलती है की निकलती है, इसलिए इनको हम व्यंजन में रखते हैं। परंतु अंग की भी मात्रा है और अह की भी मात्रा है, इसलिए इसको स्वर में रखते हैं। परंतु मैं बार बार आपको बता रही हूं, ये आपको पजल करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि आप इसको किस में रखेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसको व्यंजन में रखना। ठीक है, यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो आप इसको स्वर में रखना, लेकिन यदि पूछा जाए तो इसका विशेष स्थान है कहां पर, वर्णमाला में अलग से स्थान है अयोग वाह। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा, यहीं से जो प्रश्न बनता है उसमें आपको दे दिया जाता है कि निम्न वर्ण में से अनुस्वार कौन सा है या फिर विसर्ग कौन सा है। और कई बार जब आपसे पूछा
जाता है तो क्या पूछ लिया जाता है कि अयोगवाह दिया ही नहीं जाते, ये वर्ण देते ही नहीं, आपसे देते कि निम्न में से अयोगवाह है। और जो ऑप्शन में होता है उसमें क ऑप्शन मिलेगा अनुस्वार, बी ऑप्शन मिलेगा अनुनासिक और सी ऑप्शन मिलेगा विसर्ग, और जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो मिल जाएगा आपको ए और सी दोनों। समझ रहे हो ना कैसे बता रही हूँ आपको? ये ना दे के ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि अनुस्वार क्या होता है, अंग को अनुस्वार बोला जाता है और अह को विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक क्या है, अयोगवाह का वर्णमाला में ही विशेष स्थान है, वहां से लिया गया है। उच्चारण स्थान करवाने से पहले मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए ध्यान करवा रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यदि मेरा यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी ईयर का पेपर उठा करके आप कंपटीशन का देख सकते हो, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर प्रकार पूछे तो 9 होते हैं। जो मैं अभी आगे लिखूंगी इसको तो मैं साफ करूंगी अभी, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए बोर्ड पे। ठीक है, तो देखो क्या है कि उच्चारण के आधार पर प्रकार पूछे तो 9 होते हैं, लेकिन मोस्टली आपसे प्रकार न पूछ के क्या पूछा जाता, उच्चारण स्थान पूछा जाता कि किसका क्या उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले जो उच्चारण स्थान आता है हमारा कंठ आता है। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, है ना, दंत, दंते भी बोल सकते हो, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और तालु, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ही और बचता है ना, और वो कौन सा होगा हमारा, नासिक के। ठीक है, नासिक के। ये हमारे कितने 9 प्रकार हो जाते हैं बेटा। प्रकार तो ये व्यंजन के बोले जाते हैं, परंतु उच्चारण स्थान इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का ही आ जाता है। देखते हैं, जब हमने पिछली कक्षा में किया था, देखो इस कक्षा को समझने के लिए आपको पिछली कक्षा को जरूर देखना है। ठीक है, नहीं तो आपके दिमाग में जो हो रहेगा वो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए आप पिछली कक्षा को जरूर देखें। तो यहाँ पर जब मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था तो ये करवाया था बेटा कि इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, कि इनको जो स्पर्श व्यंजन है और उनको वर्गों में विभाजित करते हैं। तो मैंने 5 वर्ग आपको बताए थे कि ये 5 वर्ग होते हैं, तो वहीं से हमारा यहाँ पर उच्चारण स्थान आसान भी हो जाता है। आप पूरा लिखने की बजाय वो भी लिख सकते हो, परंतु फिर भी मैं आपको पूरा लिख के बता देती हूँ। पहला आता है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या था, क, ख, ग, घ। ठीक है, इंगे जो आता है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कहाँ जाएगा, परंतु यहाँ पर इतना ही। ठीक है, फिर हमारा आता है ए, आ, अह। काउंट इसमें है को भी कर लिया जाता है, परंतु है यदि आपसे ऑप्शन में काकल्य पूछा गया तो काकल्य ध्वनि माना जाता है। ठीक है, अन्यथा वो कंठ में तो आता ही है, परंतु वो काकल्य ध्वनि में ज्यादा काउंट होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा तालु से, तालव्य। तालव्य में क्या आता है, च वर्ग, और च वर्ग में क्या, च, छ, ज, झ। ठीक है, और साथ में क्या, देखो बोल के भी देख सकते हो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो। कहीं सोचो कि ये रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 बार वीडियो को देखोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन आप उच्चारण सही कर सकते हो तो फिर और भी इजी रहता है, आसान रहता है। ठीक है, तो ई, ये और श। ठीक है, ये क्या है हमारे, जिसका उच्चारण कहां से, तालु से, जो ऊपर वाला हमारा भाग है उससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या है, तो जीभ का जो भाग होता है, जब आप इसको बोलते हो तो क्या होता है, जो जीभ होती है हमारे दंत मूल के ऊपर जाकर के लगती है, तो इसलिए वो क्या है हमारी मूर्धन्य। ठीक है, जो ट वर्ग है उसमें क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड और ढ।
ठीक है। और क्या बचा हमारा, और बचा बेटा हमारा री, रे और श, ठीक है। देखो मैंने जब आपको उस व्यंजन करवाए थे बताया था कि उनका उच्चारण स्थान भी क्रम से ही होता है। जो पहले वाला श था वो किससे है, वो हमारा तालु से है। फिर हमारा ये वाला श है, ये किससे है, ये हमारा मूर्धन्य से है। नेक्स्ट देखते हैं दंत से कौन से होते हैं, दंत या दंतस्य भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो दंत या दंतस्य से हमारा ट वर्ग के बाद कौन सा आता है, तय वर्ग। अब तय वर्ग में कौन से होते हैं, तय, थ, द, ध, ठीक है। और क्या बचा हमारा, लय बचा हुआ है ना। और फिर मैंने आपको कहा था कि विषय क्रम से आता है। तो तीसरा जो स है हमारा वो किससे हो जाएगा, दंत से। स बोलते हो जब देख लेना दांत पे प्रेशर ज्यादा, देखो उच्चारण के आधार पे जब हम करते हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको बोलने में जहां प्रेशर ज्यादा लगा वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा ओष्ठ से आता है। ओष्ठ में क्या आता है बेटा, प वर्ग, ठीक है। प, फ, ब, भ, ठीक है। और फिर हमारा क्या जब बच जाता है, उ और ऊ। इसको बोलते हो तब आता है ना, होठों की स्थिति होती है ना प्रयोग में, तो उ और ऊ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ। अब एक तो हमारा बचता है व, मतलब जिसमें दांत और होठों का प्रयोग ज्यादा होता है, तो एक तो हमारा बचा हुआ है व। फिर एक आता है बेटा, देखो ये फ तो हमारा दंत में आ गया, ओष्ठ में आ गया, परंतु एक होता है प जो अरबी फारसी ध्वनियों में प्रयोग होता है। तो उस प का उच्चारण भी किसमें, प, तो दंतोष्ठ में चला जाता है। साथ में ही आता है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। अब कंठ में क्या है, कंठ में हमारा ए है ना। अब ओष्ठ में क्या है, ओष्ठ में हमारा ऊ है। और ए और ऊ को मिला के क्या बनना है, ए और ऊ को मिला के क्या बनना है, ओ। दोनों ही मिला देते हैं क्योंकि अलग अलग नहीं करती हूँ, दोनों मिल सकते हैं, पजल मत हो जाना, क्योंकि दोनों किस में, ए में मिल सकते हैं। और बनेगा क्या, ओ और औ बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ से ओ और औ बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कंठ और तालु। अब दौड़ के जाइए और देखिए कि कंठ में क्या है, ए है ना। फिर हमारा तालु में आ जाता है। तालु में क्या है बेटा, तालु में हमारा ई और ई है। अब दोनों को मिलाने से बनता क्या है, यदि ए में हम ई और ई को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए और आई बन जाएगी, ए और आई, है ना, यही तो बनता है। तो फिर बस वही हमारा क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान में लगा देंगे हम, ए और आई। अब लास्ट जो बचता है हमारा वो क्या बचता है, नासिक के व्यंजन। अब नासिक के कौन से होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग, देखो यहाँ हमने पांचवा अक्षर किसी का नहीं लिखा है, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो जो पांचवा अक्षर है वो कहाँ लिखोगे, इंगे, ये, ण, न और मैं। ये हमारे क्या है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा नासिक के व्यंजन भी होता है। अंग भी इसमें लिख सकते हो क्योंकि वो भी अनुस्वार ही है, क्योंकि पंचमा अक्षर के स्थान पर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अब हम जो पांचवा अक्षर होता है यदि वो आता है कहीं आधा तो हम उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, सारा का सारा ये है हमारा उच्चारण स्थान। एक बार देख लेते हैं। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, परंतु आपको पजल नहीं होना है। बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ी ही सरल भाषा है हिंदी। यदि उस पर आप थोड़ा सा फोकस करते हो, जितना मैं करवाती हूँ उतना आप साथ साथ करते जाइए। आप चाहे कोई भी हिंदी की बुक मत उठाइए, ठीक है। तो आपके जो हिंदी के 10 या 12 नंबर जो होते हैं वो आपके कंप्लीट पूरे लेने की गारंटी मैं लेती हूँ, यदि आप मेरी कक्षा को पूरा देखते हैं और कोई भी टॉपिक क्या करते हो, बिना समझे नहीं छोड़ते हो। क्योंकि बात क्या होता है बेटा, जब आप रट के बैठते हो तभी आप उस
टॉपिक को नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ये हमने किया है बेटा उच्चारण स्थान। कंठ, देखो यहाँ से कंठ से लेके नासिक्य तक 9 प्रकार का हमने उच्चारण स्थान किया। और यहाँ पर देखो एक इजी ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने की, या तो आप इसको आगे आगे वाले को याद कर लो, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आगे वाले का जो पहला जो वर्ण होता है उसको ले लो, क ले लो, है ना। देखो एक कोई भी बना सकते हो, क त मु द ओ, ठीक है। एक शब्द तो ये बन गया, क त मु द ओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ बन गया ना। नेक्स्ट हमारा जो आता है दंतोष्ठ ओ के बाद में, तो यहां पर क्या ले सकते हो, दंक, साथ में ही दंक ना, दंक ना कर सकते हो। कंठ और तालु ऐसे याद कर लो। एक मोस्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, कहोगे कि मैडम ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम याद कैसे करेंगे। याद तो देखो करना ही पड़ता है, क्योंकि आज के बच्चे हो मेमोरी पावर बड़ी तेज है, बड़ा जल्दी याद हो जाता है। परंतु फिर भी जो मोस्टली पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान में, इनका उच्चारण स्थान ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो आपसे पूछा जाता है इनका उच्चारण स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक जो ये हमारे हैं, इनका उच्चारण स्थान ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्टली तो पूछ तो कहीं से भी सकते हैं, कहीं कहो कि मैडम ने तो कहा था कि सिर्फ ये 5 में से ही पूछेंगे, पूछ कहीं से भी सकते हैं। परंतु हमें ध्यान रखना है कि याद तो हमें सारा करना है। मैंने आपको ये देखो ट्रिक, चाहे कोई भी आप अपनी बना सकते हो, मेरी ना सही आप अपनी कोई ट्रिक बना लो, क्योंकि मेरी तो आपको रटनी पड़ेगी और आप अपनी इसके आगे आगे वाला ले सकते हो या फिर इसके आगे आगे वाला ले सकते हो, कोई भी वर्ण, वही ट्रिक होती है बेटा, और कोई ट्रिक नहीं होती है। इनको याद करने की ट्रिक यही है कि आप इसको आगे आगे से लोगे, कैचा टहता पे हो गया ना, कैचा टहता पे, तो वो आप भी तो याद कर सकते हो, मैं क्या अलग से थोड़ी बता रही हूँ। तो आप इसका पहले वाला वर्ण लो और याद करो कि भाई ये ऐसे ही आते हैं, कैचा टहता पे। और इसी प्रकार ये किसमें, कैतमुदो, इसमें आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ये भी आप एक ट्रिकली कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ने से पहले कुछ जो पॉइंट अभी हमने नहीं किए हैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। आगे तो देखो प्रकार ही चलने हैं इसके, अभी तो अल्पप्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। एक होता है आगत स्वर, ठीक है, एक होता है आगत व्यंजन, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, अरबी फारसी ध्वनि, अरबी फारसी ध्वनि, ये होते हैं बेटा। आगत स्वर एक ही होता है, ओ जो किसमें प्रयोग करते हो, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, इस तरह के शब्दों में प्रयोग करते हो, वहां पे आप कॉलेज लिखते हो, ऐसे तो नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, ये गलत होता है ना। सही कैसे होता है, जब आप इस पे क्या लगाते हो, ये आगत स्वर लगाते हो, तभी तो वो सही होता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉलेज, बोला कॉलेज आता है, बोला औ जाता है, ठीक है। और स्वर कैसा है, आगत है। आगत व्यंजन 2 ही होते हैं, ज और फ, ठीक है, ज और फ। नेक्स्ट आता है अरबी फारसी ध्वनियां 5 होती हैं, क, ख, ग, ज और फ, ये 5 होती हैं हमारी। तो आपसे पूछे तो आगत स्वर 1 है, आगत व्यंजन 2 हैं, अरबी फारसी ध्वनियां 5 है, और कौन सी हैं वो आपके ऑप्शन में मिले तो वहीं से लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो बेटा जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछा क्या गया। अब हमने सारी मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक क्वेश्चन मैं भी देती हूँ, आपके आया हुआ भी है पेपर में, दीवार शब्द में कितनी मात्राएं होती हैं, आया है ना। एक दीवार भी आया है, राजा भी आया है, इस तरह के अनेक शब्द आए हैं, बार बार पूछे गए हैं कि इनमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो बेटा जब स्वरों की मात्रा गिनते हो तो 10 ही मात्राएं काउंट होती हैं, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। और आप उसी अनुसार जब लिखने जाते हो तो दीवार में कितनी, लगभग 2-3 लगाए आते हैं मात्राएं,
कि भाई एक ई की हो गई, एक ये हो गई, ए की कोई पूछता ही नहीं, लगभग बच्चे 2 लगा देते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट होता है वर्ण विच्छेद, वो आपको पता होना चाहिए। एक बार करके बताती हूँ और फिर भी बताती हूँ कि आपको मात्रा कैसे काउंट करनी, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है और मोस्टली पेपर में आया है। ठीक है, तो अभी भी आ सकता है। तो क्या है, देखो पहले तो इसका वर्ण विच्छेद जब करते हो तो जो इसमें स्वर मिला हुआ है उसको अलग से निकाल लो। तो द, और द के बाद क्या है, बड़ी ई है, तो इसको यहाँ पे लगा लो। ठीक है, फिर क्या है, वह है। देखो वर्ण विच्छेद करना बता रही हूँ। कई बार आपसे और कुछ भी ना पूछ के वर्ण विच्छेद भी पूछा गया है। वर्ण विच्छेद पूछा गया है 2017 के एग्जाम उठा करके देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है वह, फिर आपका आता है आ, और फिर आपका आता है रे, और फिर आता है ए। अब कहोगे कि मैडम आपने तो मात्राएं तो गिनवा दी, लेकिन ए की तो मात्रा होती नहीं, ये तो बताया ही नहीं कि इसमें मात्रा होती कितनी है। देखो बेटा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितनी मात्राएं हैं। एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाती हूँ। देखो जब भी आप वर्णमाला गिनते हो, ए की मात्रा काउंट नहीं होती, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाता है तो वो आपसे वर्णमाला के अनुसार मात्रा काउंट नहीं करवाते, वो आपसे छंद के अनुसार मात्रा जानना चाहते कि छंद के अनुसार इस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। तो बेटा छंद में ए की भी मात्रा काउंट होती है, क्योंकि जो ह्रस्व स्वर है उनकी 1 मात्रा गिनी जाती है और जो दीर्घ स्वर है उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो अब आप स्वयं बता दोगे कि 2 हमारी यहाँ पे मात्राएं हैं, 2 हमारी यहाँ पे मात्राएं हैं और 1 हमारी यहाँ पे मात्रा है। टोटल मात्रा हमारी 5 होती। ठीक है ना, तो टोटल मात्रा हमारी कितनी हुई, 5 हुई, है ना, क्योंकि 2 तो हमारे बड़े स्वर से आई हैं, 2 हमारे यहाँ वाले बड़े स्वर से आई हैं और 1 मात्रा हमारी कहाँ से आई है, ऐसे आई है। तो इसी प्रकार आपको कहाँ पे जाना है, राजा की यदि मात्रा गिनवाई जा रही है, पहले सीधा मात्रा पे मत पहुँचो। यदि देखो याद तो हो जाता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जब भी इस वीडियो को देखते हो 2-4 शब्द अपनी तरफ से लेके आइए, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप फिर से समझाइए, मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप राजा की मात्रा गिनते हो तो वही ट्रिक आपको अपनानी है, और ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये नियम है बेटा। और नियम के बिना कभी व्याकरण संभव नहीं है, क्योंकि व्याकरण है ही क्या, व्याकरण तो है ही नियम और व्यवस्था। किसकी, भाषा की। भाषा के नियम और व्यवस्था का निर्धारण ही तो व्याकरण है। तो व्याकरण को कब जान सकते हो, जब आप नियम को जान सकते हो। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि भी वर्ण विच्छेद कीजिए, और छंद का एक नियम है कि जो बड़ा स्वर यानी कि दीर्घ स्वर होता है उसकी मात्रा 2 काउंट करो, और जो छोटा स्वर होता है उसकी मात्रा 1 काउंट करो। बस उसी प्रकार आपको मात्राएं गिननी हैं। तो राजा में क्या है, रे में आ को मिलाया तो रा बना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने व्यंजन शुरू करवाए थे तब बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर के मिले बिना वो पूरा नहीं होता। तो आ मिला हुआ है, फिर हमारा जय है, जय में भी आ मिला हुआ है। अब आपसे कोई भी पूछ ले भी राजा में कितनी मात्रा होती है, क्योंकि आपको पता है कि भी बड़ा स्वर आया हुआ है, और बड़े स्वर में मात्रा कितनी होती है, मात्रा बड़े स्वर की 2 काउंट की जाती हैं, 2 यहाँ पे काउंट होती है, तो टोटल मात्रा हमारी 4 हो जाती है। और आप ये गलती करते हो बेटा, बिना पढ़े इसको बैठ जाते हो। आपको पता है कि भाई ए की मात्रा होती नहीं, क्योंकि वर्णमाला में ए की मात्रा नहीं होती, 10 ही मात्राएं काउंट होती हैं। स्वर 11 हैं परंतु मात्राएं 10 काउंट होती हैं वर्णमाला में। परंतु जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो छंद के अनुसार आपसे मात्रा काउंट करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपने व्याकरण को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि छंद आपने पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि जो बड़ा स्वर है उसकी मात्रा 2 है, छोटे स्वर की 1 है, तो आप इजीली इसको लगाओगे। और नहीं तो लगभग बच्चे क्या लगा के आएंगे, इसमें 2 मात्राएं काउंट कर देंगे, 2 इसमें कर देंगे। अब गलत हो गया ना, 2 मात्रा तो होती ही नहीं, तो 2 मात्रा होती नहीं तो फिर हमारा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार आपको मात्राओं को गिनना है और उसी प्रकार आपको उत्तर देना है। ठीक है, ए की मात्रा वर्णमाला में नहीं होती बेटा, परंतु बार बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ, याद रखना, जो छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं उसमें ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर की 1 मात्रा काउंट होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक यही से देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको, क्योंकि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परंतु हमें पता नहीं होता कि वो है क्या। एक पूछा जाता है व्यंजन गुच्छ। ठीक है, आपसे कोई भी दे दिया जाता है प्रश्न और होता क्या है, व्यंजन गुच्छ।
इसमें जो आपके अब यहाँ पे गुच्छ में क्या है, यही एक आपको समझने वाली बात है। जब आधा अक्षर आता है और दो अक्षर जो वर्ण है क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, पहले वाला आधा हो जाता है, दूसरे वाला पूरा रहता है, तो आपका व्यंजन गुच्छ कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दूं कच्चा, ठीक है, और प्रश्न क्या आता है, निम्न शब्दों में किसमें व्यंजन गुच्छ है, ठीक है, कच्चा दे देगा या फिर आपको नमन दे दे, ठीक है, इस तरह के मतलब 3-4 शब्द और दे देगा आपको, फिर आपको बताना है। अब आपने क्या देखना है कि भाई दो एक जैसे वर्ण कहाँ हैं, ठीक है, दो एक जैसे वर्ण आए हैं कच्चा में या पक्का में, तो इन शब्दों में क्या है, व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। ये शब्द व्यंजन गुच्छ में गिने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने जो किया है टॉपिक बेटा, वो हमने वर्णमाला का टॉपिक हम कर रहे हैं, पिछली कक्षा में भी किया, और इस कक्षा को समझने के लिए आपको पिछली कक्षा को जरूर देखना होगा, क्योंकि पिछली कक्षा को जाने बिना आप अगली कक्षा को नहीं समझ पाएंगे। टोटल जो वर्णमाला है उसमें से 25 से लेकर 26 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जो किसमें, हमारे HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये नहीं कि मैडम 25-26 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते, नहीं, उन 25 से 26 क्वेश्चन में से बेटा कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। परंतु हम उस चीज को क्या नहीं छोड़ सकते हैं, एक ऐसे नहीं ले सकते हैं कि भी ठीक है हो जाएगा आएगा तो, क्योंकि आज हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और कंपटीशन में यदि आपको कंपटीशन क्रैक करना है या एग्जाम को करके आगे पहुंचना है, तो बेटा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ करके चलना होगा, रटने से आपका पेपर पास नहीं होगा, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको नोट्स के रूप में तैयार कीजिए। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।